तीनों विश्लेषक आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी राकेश जी। जिस तरह से आप देखिए 3.0 सरकार की शुरुआत यहां पर जिस तरह से होती है, क्या पहले वाले मुद्दे ज्यादातर उजागर करने की कोशिश होगी या फिर रोड मैप के अंदर नए मुद्दे सामने लाने की बात रखी जाएगी? क्योंकि अग्निवीर योजना, 370, अयोध्या राम मंदिर, कई तरह के जो बड़े मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखे गए थे, लेकिन फिलहाल फायदा आपने देखा किस तरह से हुआ। अब आगे की रणनीति सरकार की किस तरह से होगी? आशा जी, आपको प्रणाम और आपके पैनलिस्टों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। नरेंद्र मोदी की जहां तक राजनीति करने का तरीका है, वो अब तक बहुमत की राजनीति है। उनकी असली राजनीतिक सलाहियत का अब टेस्ट होगा कि आप किस स्थिति में कैसे राजनीति करते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये जो अंदर खाने बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें यह बात हुई होगी कि जो विवादित मुद्दे हैं उस मुद्दे को इस पूरे कार्यकाल तक ना छेड़ा जाए, ना छोड़ा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी वापस लेने वाले शिक्षक नहीं है। अगर आपको याद आ रहा होगा कि वो कृषि कानून वापस लिए थे तो वो कोई राजनीतिक लाभ हानि को देख करके नहीं लिए थे। उसमें रिपोर्ट ही जांच एजेंसियों की, आईबी की और खुफिया एजेंसियों की कि इसको जरा वापस लिया जाए, इसमें थोड़ा सा असामाजिक पुट है और इस वजह से कुछ बहुत ज्यादा हो सकता है। उस आशंका से नरेंद्र मोदी लिया था। उसमें वोट का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। अग्निवीर योजना बहुत सोच समझ के लिया गया है। देखिए, इन दोनों जो गठबंधन है, जो गठबंधन जनता दल यू और तेलुगु देशम वाला गठबंधन है, ये दोनों के दोनों पैसा खींचने वाली पार्टी है। तेलुगु देशम वाला जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आता था तो वहां के कोई ना कोई परियोजना लेकर के जाते थे अपने राज्य के लिए। इस तरह की कोई ये वापस कर दो वापस करने वाली बात नहीं है। एक चीज है, तेलुगु देशम ने अपने यहाँ मुस्लिम आरक्षण को उसमें अपने घोषणा पत्र में मांग किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुझे लगेगा कि इन लोगों में तय होगा कि राज्य स्तर पर आपने राज्य स्तर पर कमिटमेंट किया है जो मुख्यमंत्री आप करिए, केंद्र में उस पर दबाव ना डालिए और तेरी चुप मेरी चुप पर राजनीति होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों आदर्श जी, विवादित मुद्दों को परमार जी कह रहे हैं कि अपने अपने काम किए जाएंगे, राज्य और केंद्र स्तर पर जिस तरह से रणनीति बनाई गई है उसी पर काम होगा, क्योंकि वापस कुछ भी चीज को लेने के लिए तो ये जब गठबंधन एक बंदे का हो या दो बंदे का हो, दैट टू अनरिलायबल, तो मुश्किल आती हैं। तो आपको बड़ा सोच चंद्रबाबू नायडू जो अपनी डिमांड्स रखते देखे गए थे, जिन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस, और उसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि स्पेशल यहाँ पर फाइनेंशियल एड की भी डिमांड हो सकती है, उस पर सहमति किस तरह से बन सकती है। और दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले यहां पर सामने भी रखा था और राष्ट्रपति को भी इसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी। आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस तरह से द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचते हैं और रिपोर्ट जो है वो सौंपते हैं। लेकिन क्या अब इस पूरे मुद्दे को अपने साथ लेकर एनडीए चलेगी? परमार जी। हाँ, नहीं, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा क्योंकि वो होगा फिर वो 2800 राज मांगेंगे। हाँ, कुछ वित्तीय एड दे दे, प्रधानमंत्री के पास पैसा है, एड दे सकते हैं, स्टेटस नहीं दे सकते क्योंकि उसे और राज मांग लेगी। और बिहार को ऐसी स्थिति है नहीं, वो राजनीतिक डिमांड है, वो मांगने वाला भी समझ रहा है और वो वाला भी समझ रहा है, देने वाला भी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोई अल्पमत और बहुमत का मामला नहीं है, उससे हर आदमी इन्वॉल्व है और ये व्यापक बहस का विषय है। और मैं नहीं समझ रहा हूं कि कुछ मुद्दा ऐसा होता है जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपका अलग थॉट होता है, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना तो आपका अलग विचार होता है। हम लोग देखे हैं कि जो मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है उसमें एमपी कहता है कि ये बात ठीक है मंत्री जी, इसको किया जाए, और वही बाहर में कहता है, पत्रकार पूछने का नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो अपना ऐतराज दर्ज करा दिया है, ये राष्ट्रहित में नहीं है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक व्यापक स्वरूप निकलेगा क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं है। पहली बार जरूर नुकसान होगा कोई ऐसे राज्य का जिसका 2 साल का टर्म रह गया हो, 3 साल का रह गया हो, उसकी बलि चढ़ेगी। लेकिन है क्या कि आपको पूरे 5 साल तक उस इलेक्शन मोड में रहना पड़ता है, विकास का काम रुका है, आचार संहिता लगा रहता है। इन सब को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र हित का मामला है। यह विपक्ष भी जानता है, विपक्ष हमारे कोई राष्ट्रद्रोही तोड़े,
ठीक। वो बीजेपी द्रोही है, वो आदर्श भला जी, चाहते कि मैं सरकार में आऊं, लेकिन वो ये थोड़ा चाहते कि राष्ट्र का नुकसान हो। ठीक है। राष्ट्रद्रोही तो कोई विपक्ष नहीं। विपक्षी दल की पार्टियां लगातार ये हल्ला कर रही थी कि मैंडेट बहुत तरीके से मिला है, लेकिन आपने देखा कि पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी को भी जनता नहीं दिया है, क्योंकि जनता जनार्दन है वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है। क्या लगता है कि अब किस तरह से एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी पर सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आम जन चाहता है कि उसके घर का जो चूल्हा है वो जले, यहाँ पर जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिले। एक बार में 3 प्रश्न बोली है आपने। पहला जवाब, नरेंद्र मोदी ने हमेशा से एनडीए का सरकार चलाया है। 2 कार्यकाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत थी, तब भी एनडीए को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया था, उनको सम्मान दिया गया था। ये नहीं कि मेरे पास बहुमत है, मैं तो आपको नहीं पूछ रहा हूँ। अभी भी प्री पोल इलेक्शन एनडीए की थी और अब एनडीए की सरकार बनेगी, पहली बात। हाँ, भाजपा की बहुमत कम है, तो जो दम पहले होते थे, ये मोदी की गारंटी, वो थोड़ा कम होकर एनडीए की गारंटी आएगी। और वो दिखने लगा है। सेंट्रल हाल में प्रधानमंत्री ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, एनडीए लिया, मतलब अब एनडीए की सरकार चलाएंगे, पहली बात। देखिए, नरेंद्र मोदी का जहां तक काम करने का जो तरीका है, वह तरीका हमेशा से यह बात है कि वो लोगों को ले करके चलने वाले आदमी है। उनका कोई एकला चलो या कोई दम्भी वाला राजनीति नहीं होगा। महंगाई की जहां तक प्रश्न है, देखिए महंगाई के कई कारण है। हालांकि मैं नरेंद्र मोदी के 2014 से 24 तक के सरकार में मानता हूं कि हर चरण पर बढ़िया रहा है, सिवाय वित्त मंत्रालय। पता न क्यों शुरू में आपने एक वकील को फीस के रूप में वित्त मंत्रालय दे दिया, फिर एक महिला को वित्त मंत्रालय दे, मतलब नरेंद्र मोदी विदेश मंत्रालय बड़ा बढ़िया रखते हैं। क्योंकि फैजाबाद सीट पर 80% तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन वहां पर अगर जनता ने यहाँ पर नकार दिया है तो सवाल उठता है कि आखिर कहां पर कमियां रह गई। नहीं, कमियां तो देखिए, कमियां तो साफ साफ रहा कि नरेंद्र मोदी ने कम्युनिकेट करना उचित नहीं माना या कम्युनिकेट नहीं कर पाए। देखिए, विपक्ष आलाप लगा, वो बोला कि संविधान खतरे में है। संविधान, नरेंद्र मोदी ने संविधान का शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने, संविधान का कहीं कोई बात, कोई चर्चा नहीं आई थी। लेकिन आप एक बात समझे ना, मैं आपको सरासर झूठ बोलूं और एक ही झूठ को बार बार बोलूं तो सत्य लगने लगता है। हमारा विपक्ष परेशान था कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आ रहा है, सर्वे बता रहा था, लेकिन उस बीच में भी तो बेहतर तरीके से कार्यकाल तो आ गया परमार जी।